आज के इस व्याख्यान का विषय है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो कि मध्यकालीन इतिहास के भारतीय इतिहास के सबसे अधिक समृद्धशाली और ख्यातनाम साम्राज्यों में से एक था। राजा कृष्णदेव राय की कहानियों, तेनाली राम के प्रत्युत्पन्न मति, इन सब के कारण और विदेशी यात्रियों के वर्णन के कारण विजयनगर साम्राज्य इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बीए पार्ट सेकंड के मध्यकालीन भारत के इतिहास के सेक्शन बी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर नाम से ही स्पष्ट है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। इस शहर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य भी माना जाता है। मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य का मतलब दक्षिण भारत में स्पेशली जिस समय सारे भारत में जो नए साम्राज्य बन रहे थे, उनमें ज्यादातर जो शासक थे वो मुस्लिम शासक थे। उनमें विजयनगर साम्राज्य अपने हिंदुत्व के कारण, अपने शासकों के कारण इतिहास में अपना स्थान रखता है। बाद में दक्षिण भारतीय इतिहास में शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी। 14वीं शताब्दी में ये साम्राज्य उत्पन्न हुआ था और इस साम्राज्य को मध्य युग और औपनिवेशिक काल के बीच का ट्रांजिशन यानी संक्रांति काल कहा जाता है। यानी जब मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश राज्य कर रहा था उस समय, और जब भारत में अंग्रेजों के आक्रमण शुरू हो गए थे, ब्रिटिशर्स और पुर्तगाली आ गए थे, उसके बीच में विजयनगर साम्राज्य लगभग 1350 से 1565 यानी ऑलमोस्ट 200 साल तक इस साम्राज्य की महत्व भारतीय इतिहास में रहा। और दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन जो हुए थे, उसके परिणाम स्वरूप संगम पुत्र हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी में अनेडुंगी दुर्ग के प्रमुख इसकी स्थापना की थी। और उनके इस कार्य में माधव विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण की प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ था। ये जो सायण थे, इनकी जो टीकाएं वेदों पर हैं, वो सबसे पहली प्रामाणिक टीकाएं मानी जाती हैं, जिनके कारण हमें वेदों के बारे में स्पष्ट ज्ञान रिटन में प्राप्त हुआ। इससे पहले वेदों को श्रुत साहित्य यानी मतलब सुने हुआ साहित्य ही कहा जाता था। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का के नैतिक और राजनीतिक गुरु भी समझ सकते हैं हम इसको। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित उसकी राजधानी के नाम पर पड़ा। इनकी राजधानी जो थी वो बहुत अधिक शक्तिशाली और बहुत अधिक समृद्धशाली थी। और इसके बारे में कई लोगों ने लिखा है, जिसमें फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक का विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा, ये तब की बात है जब फारस और मध्यकालीन मध्य एशिया और तुर्की में इस्लामिक साम्राज्य, बाइजेंटाइन एम्पायर, ये सब अपनी चरमोत्कर्ष पर थे। उस समय जो यात्री आए वो विजयनगर की समृद्धि से, वहाँ की स्थापत्य कला से, वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था से, वहाँ के नगर प्रशासन से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा कि विजयनगर दुनिया के भव्य शहरों में से एक है जो उसने अभी तक देखे या सुने थे। तो ये तारीफ जो थी अब्दुल रज़ाक ने की थी। अ, बच्चों, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको अंडरलाइन कर रखे हैं कि अब्दुल रज़ाक का विवरण फारसी में था, या माधव विद्यारण्य और सायण जो थे, या हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ना सिर्फ आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी विजयनगर साम्राज्य पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। तो आप इनको कहीं नोट कर सकते हैं, इन पे ध्यान दे सकते हैं। अब मैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको और जानकारी दे रही हूँ। ये दक्षिण भारत में 200 अधिक वर्षों तक रहा साम्राज्य। इसकी ना सिर्फ कानून और व्यवस्था बल्कि व्यापार और हस्तशिल्प भी इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने, इनके जो शासक थे, उन्होंने कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया, राजधानियों को बहुत सुंदर स्थापत्य कला के नमूनों से सुसज्जित किया। और उत्तर भारत में जब विघटनकारी शक्तियां धीरे धीरे विजयी हुई, तो दक्षिण भारत में लंबे समय तक स्थिर रहने वाले
यानी जो लंबे समय तक चले, उन शासन वंशों में विजयनगर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसका अंत जो था वो 15वीं शताब्दी के अंत में बहमनी साम्राज्य के विघटन से और रक्कस टंगड़ी की जो लड़ाई 1565 में हुई थी, उसमें पराजय के बाद विजयनगर साम्राज्य के विभाजन यानी टूटने से इसका अंत हुआ। इसी बीच में भारत में बहुत परिवर्तन हो रहे थे। पुर्तगालियों का आगमन हुआ, फिर मुगलों के आक्रमण और विजय हुई, और मुगलों के आक्रमण के साथ भारत में नए शासन तंत्रों की स्थापना हुई, और यूरोपीय शक्तियों के साथ भी संघर्ष दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ। तो उससे पहले तक एक लंबे समय तक, 200 वर्षों के लंबे समय तक, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के प्रमुख साम्राज्यों में से एक रहा। ये आप देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य काफी प्रभुत्वशाली साम्राज्य था। इसमें जो ये विजयनगर साम्राज्य, द्वार समुद्र, मदुरई और ये सब स्थान जो थे विजयनगर साम्राज्य के समय के इम्पोर्टेंट राज्य थे। इस साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप संगम पुत्र जो थे, संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। और इसके इनके 5 भाई थे, जिसमें से 2 सदस्य हरिहर और बुक्का ने वारंगल के जो काकतीय राज्य थे उनके ये सामंत थे, और बाद में ये आधुनिक कर्नाटक में काम्पिली राज्य में मंत्री बने। और तुगलक के जो साम्राज्य में विघटन के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि ये धीरे धीरे शक्तिशाली हो गए, और इन्होंने अपनी शक्ति को विजयनगर साम्राज्य के रूप में केंद्रित किया। ये हरिहर और बुक्का जो थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आता है। विजयनगर की साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर के साम्राज्य में 200 वर्षों के अंतराल में 4 प्रमुख राजवंशों ने राज्य किया। पहला वंश जो था वो संगम वंश कहलाता है, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, और भी शासक हुए हैं। दूसरा, इन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, 1336 से 1485 तक, यानी लगभग 150 सालों तक संगम वंश ने यहाँ शासन किया है। फिर सालुव वंश जो था, जिसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। फिर तुलुक वंश ने लगभग 65 वर्षों तक, 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन किया। और फिर अरविंदु वंश ने 1570 से 1600 ईस्वी तक शासन किया। तो इस तरह से 4 राजवंशों का शासन विजयनगर साम्राज्य पर रहा। संगम वंश जो था, उसके शासक में हरिहर और बुक्का जो उसका उत्तराधिकारी बना। उसके बाद हरिहर द्वितीय, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। फिर देवराय प्रथम, इन्होंने अपने राज्यारोहण के बाद बहमनी जो साम्राज्य, इनका पड़ोसी राज्य था, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप पढ़ेंगे तो उनका पड़ोसी राज्य बहमनी साम्राज्य था, और लगभग एक ही समय पे इन दोनों की अलग अलग लोगों ने संस्थापना की थी। और बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में हमेशा से युद्ध चलते रहे। कभी बहमनी ने विजयनगर पे आक्रमण करा और कभी विजयनगर वालों ने। तो ये सब चीजें इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध हैं। देवराज द्वितीय इस वंश का महानतम शासक था, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय, जो इस वंश का अंतिम शासक था। देवराज द्वितीय जो था, इस संगम वंश का बहुत महान शासक था, जिसने लगभग 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। और इसे गज बेटकर की उपाधि भी इन्होंने धारण की, जो कि एक महान शासक की उपाधि थी। इसने भारी संख्या में मुसलमानों को भी अपनी सेना में शामिल किया। ये विजयनगर साम्राज्य की धर्मनिरपेक्ष नीति का परिचायक था। और इस समय, इनके समय में जो साम्राज्य का विस्तार था, वो सीलोन, जो श्रीलंका का नाम है, सीलोन से लेकर गुलबर्गा और उड़ीसा से मलाबार तक हो गया। कर्नाटक में गुलबर्गा और बीदर जो थे वहां तक, और उड़ीसा तक, और मलाबार कोस्ट तक, यानी मलाबार तट केरला के, वहां तक इनका प्रशासन फैल गया। और अब्दुल रज्जाक जो थे, जो खुरसान के मिर्जा शाहरुख का दूत था, जिनके जिनकी विजयनगर साम्राज्य पर राइटिंग्स जो थी, वो उनसे इतिहास में हमें इस साम्राज्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। वो भी 1442 में, इनके समय में ही विजयनगर आया था। और 46 में इनकी मृत्यु के बाद
हालाँकि 2 शासक और हुए, लेकिन प्रैक्टिकली विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का पतन आरंभ हो गया था। दूसरा जो प्रमुख वंश था वो सलुव वंश था, जिसने लगभग 20 वर्षों तक यानी 1485 से 1505 तक राज्य किया था और नरसिंह सलुव ने राज सिंहासन पर विरूपाक्ष की मृत्यु के बाद अधिकार कर लिया था और इसके शासक में नरसिंह सबसे प्रमुख था और बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को नियुक्त किया गया और बाद में नरसा नायक ने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया और उसने एक नए राजवंश की नींव डाली जो कि तलुव वंश कहलाता है या तुलुव वंश कहलाता है और इसे बलापहार यानी बलपूर्वक अधिग्रहण करने की संख्या दी गई और विजय वीर नरसिंह ने अपने शासन के आंतरिक विद्रोहों का सामना किया और उनकी मृत्यु के बाद उनका जो ब्रदर था उनका अनुज थे कृष्णदेव राय सिंहासन पर आए। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक और विजयनगर साम्राज्य के भी बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया है और ये विजयनगर शासनों में से महानतम थे। उनके बाद अच्युत देव राय और उसके बाद सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और उसके बाद अरविडू वंश के शासकों के हाथ में सत्ता आ गई थी। अब हम बात करते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। आपने हमेशा से कृष्णदेव राय का नाम तेनालीराम की कहानियों में अवश्य सुना होगा। ये बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासकों में से एक थे। कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य को अपनी उन्नति, समृद्धि और शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचाया, इसलिए इतिहास में उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव राय 1509 8 अगस्त को शासक बने और ये महानतम शासक थे तुलुव वंश के और विजयनगर साम्राज्य के। इन्हीं के समय में जब ये शासक थे तो उत्तर भारत में 1526 में बाबर ने आक्रमण कर मुगल सत्ता का प्रारंभ किया था और बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी उसमें कृष्णदेव राय को भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में वर्णित किया है और इन्हें अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र का भोज भी कहा जाता है। भोज जो थे कालिदास के जो शासक थे, स्पॉन्सर शासक थे, उनको इतिहास में साहित्य के प्रचारक और प्रश्रायक के रूप में माना जाता है और आंध्र का भोज जो था वो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। सालुफ तिम्मा जो थे इनके समय के योग्य मंत्री और सेनापति थे। कृष्णदेव राय न सिर्फ एक अच्छे शासक थे बल्कि एक अच्छे साहित्यकार भी थे और इन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। तो 2 भाषाओं के में बहुत अच्छे उच्च कोटि के साहित्य की रचना की थी और इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। 1510 में इन्होंने बीदर के जो शासक थे गुलबर्गा, बीदर, बहमनी ये सब उस समय के इम्पोर्टेंट राज्य थे। उनके शासक महमूद शाह को इन्होंने पराजित किया और जो उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव थे, उन्होंने इनसे संधि कर अपनी पुत्री का विवाह किया। गोलकुंडा को हराकर वारंगल पे भी इन्होंने अधिकार कर लिया और इनके समय में 1505 में पोर्चुगीज यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी और उसके बाद 1516 में एक और पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो ये जो 3 यात्री थे प्रमुख जो कृष्णदेव राय के समय में और इससे पूर्व वाले शासकों में आए थे, उनमें डोमिंगो पायस, बारबोसा, अब्दुल रज़ाक और नूनिज़ जो थे, वो प्रमुख थे और इनकी रचनाओं में विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यदि आपको याद हो तो हम जैसे मौर्य साम्राज्य की इनिशियल ईयर्स की चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हमें मेगास्थनीज के वर्णनों से मिलती है, उसी तरह विजयनगर साम्राज्य की जानकारी हमको डोमिंगो पायस, नूनेज़, बारबोसा और अब्दुल रज़ाक के वर्णनों से प्राप्त होती है। तुलुव वंश के बाद जो अंतिम राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का वो था अरवीडू वंश जिसने 1570 से 1649 तक शासन किया। तो तालीकोटा के युद्ध के बाद तुरुमाल जो राम राय के भाई थे उन्होंने पेणुगोंडा या वेणुगोंडा को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया और तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को अपदस्थ कर
इन्होंने अरवीडू वंश की स्थापना की। इसके जो शासक थे वो वेंकट द्वितीय थे, जिन्होंने अपनी राजधानी पेनुकोंडा में स्थापित की। उन्होंने साम्राज्य में काफ़ी कुछ नई चीज़ें की, मैसूर राज्य की स्थापना की। इन्होंने स्पेन के शासक से दोस्ती के संबंध बनाए और वेंकट द्वितीय को चित्रकला में रुचि थी और उन्होंने ईसाई शैली जो उस समय यूरोपीय चित्र जो इस समय पुनर्जागरण हो चुका था यूरोप में और चित्रकला की बहुत अच्छी और रियलिस्टिक शैली जो थी, यथार्थवादी चित्रकला जो थी वो वहाँ पे पनप चुकी थी। तो इन्होंने उस तरह के चित्रकारों को अपने यहाँ सेवा में रखा और इनके काल में अंत में अराजकता फैलने लग गई थी और विजयनगर के जो सामंत थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अंत में धीरे धीरे विजयनगर में नाम मात्र के शासकों का युग रहा और विजयनगर साम्राज्य ने अपने वैभव, शक्ति और परंपरा को धीरे धीरे खो दिया। विजयनगर के साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के देने के स्रोतों में विदेशी यात्रियों में इब्न बतूता, जो हरिहर प्रथम के समय में भारत आया था, जिन्होंने रेहाला रेहला जो पुस्तक थी इब्न बतूता ने लिखी थी और इसके अलावा अब्दुल रज़ाक ने मतला उस सादेन व मजमा उल बहरीन किताब लिखी थी और ये देवराज द्वितीय के काल में आए थे और ड्यूआर्ट बारबोसा जो थे उन्होंने बारबोसा ने हिंद महासागर और उसके निवासियों की सीमाओं का वर्णन अपनी किताब में किया है, जो कृष्णदेव राय के विजयनगर साम्राज्य के बारे में उन्होंने बताया है। डोमिंगो पायस ने कृष्णदेव राय के अधीन जो प्राचीन शहर था हम्पी, उसके शासन के सभी विवरणों का बहुत विस्तृत विवरण दिया है। और पांचवे थे फेननाओ न्यूनिज। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक पहलुओं का, महिलाओं के व्यवहार का, पहनावे का और इस शहर में क्या-क्या नींव कैसे रखी गई, क्या इसमें सौंदर्य की चीजें थी, इन सब का वर्णन दिया है। तो ये तो थे विदेशी यात्री। इसके अलावा स्वदेशी साहित्य में मानचिरितम जो था अलासानी पेडन ने लिखा था और कृष्णदेव राय की जो पुस्तक थी अमुक्त माल्याद और इसके अलावा देवराज द्वितीय और उड़ीसा के गजपति के समकालीन नाटक और तेनालीराम के पांडुरंग महात्म्य, ये जो थे ये प्रमुख ग्रंथ थे जिनके बारे में पढ़ने से, जिनके अध्ययन से हमें न सिर्फ विजयनगर साम्राज्य के बारे में बल्कि दक्षिण भारत में उस समय व्याप्त सांस्कृतिक समन्वय के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। हिंदू संस्कृति में विजयनगर राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस समय बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक समन्वय की नीति थी, मुसलमान सैनिक और सेनापति भी कार्य करते रहे और विजयनगर साम्राज्य में सायण द्वारा वैदिक साहित्य की टीका, जो कि बहुत बड़ा कार्य था, वैदिक साहित्य को प्रिजर्व करने का, उसको अक्षुण्ण रखने का, जो सायण के द्वारा किया गया था और उनको प्रश्रय देने वाले शासक जो थे विजयनगर के शासक थे। और मंदिरों का निर्माण, विशाल मंदिरों का निर्माण, जो कि मध्यकालीन स्थापत्य कला की एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वस्तु है। वो ये विजयनगर साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण इतिहास में स्थान देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से विजयनगर में स्थापत्य कला की खूबसूरत शैली डेवलप हुई थी, जिसमें रॉक कट और टेम्पल्स जो थे वो प्रमुख थे। बड़ी-बड़ी चट्टानों को काटकर खूबसूरत नक्काशी से मंदिरों का निर्माण किया जाता था और रथ जो टेम्पल्स थे वो भी इसी समय डेवलप हुए थे। विजयनगर शासन का शासन जो प्रबंध था, वो स्वयं शासन प्रबंध का संचालन शासक खुद करता था, वो शासक का केंद्र होता था और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की समस्त मंत्रणा जो थी, वो राजा चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो ना करे, ये उसके हाथ में होता था और योग्य राजकुमारों से वो सहयोग लेते थे। प्राचीन भारतीय जो प्रणाली थी धर्मशास्त्र के आधार पर शासन की नीति निर्भर करती थी और सुदूर दक्षिण में जो सामंत वार्षिक कर देते थे और उनको जो है राजकुमार वहां पे नियुक्त किए जाते थे। जिस प्रकार से अशोक ने अपने काल में राजकुमार और अपने सामंतों को नियुक्त करके जो
उसने अपने शासन को विभिन्न पार्ट्स में बाँटा था, उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती वगैरह। इसी तरह से कुछ इसी शासन प्रणाली की तरह विजयनगर का साम्राज्य भी बँटा हुआ था। प्रजा के संरक्षण के लिए पुलिस विभाग का कार्य बहुत अच्छा होता था, जिसका वर्णन विदेशी यात्रियों ने भी किया है। ये इस तरह से विजयनगर के शासकों का दरबार होता था। भव्य दरबारों के लिए विजयनगर प्रसिद्ध था। अब आय के साधन, विजयनगर एक समृद्धशाली नगर था। ये एक राजा कृष्णदेव राय के द्वारा चलाए गए सिक्के थे। 7 अंगों में कोष को ही प्रधान समझते थे। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराई, बंजर और सिंचाई वाली भूमि पर पृथक-पृथक कर लगाए। यानी जो सिंचाई वाली भूमि थी, उस पे ज़्यादा कर होते थे, जो भूमि बंजर होती थी, उस पे कम कर लगाए जाते थे। आपने इससे पूर्व वाले मेरे वीडियो में शेरशाह का शासन प्रबंध देखा होगा, तो शेरशाह ने भी भूमि की पैमाइश कराकर किस तरह से भूमि को पार्ट्स में बाँटा था, जो अधिक उपज देने वाली और कम उपज देने वाली। तो यही कार्य जो था वो विजयनगर साम्राज्य में भी हुआ था। और विजयनगर एक युद्ध का राज्य था, इसलिए मतलब क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि बहमनी जो इनका पड़ोसी राज्य था और बीदर, गुलबर्गा, इन सब बरार, इन सब शासकों से इनके युद्ध निरंतर चलते रहते थे। इसलिए राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा सेना पर व्यय किया जाता था। तीसरा अंश जो था वो संचित कोष के रूप में सुरक्षित रहता था और चौथा भाग दान और महल संबंधी कार्यों में व्यय किया जाता था। तो इस तरह से राज्य की आय इस तरह से विभाजित होती थी। विजयनगर अपने भव्य बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत बड़े-बड़े बाजार होते थे, जहाँ पे बहुत तरह का व्यापार किया जाता था। बहुत सारे विदेशी व्यापारी, पुर्तगाली कंपनीज़ और अन्य देशों के व्यापारी भी यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे सामान को खरीदने के लिए आते थे। साहित्य, विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था। यहाँ के शासक वर्ग भी साहित्य में रुचि लेते थे। जैसे कि आपको इस वीडियो में 2-3 बार मैं जानकारी दे चुकी हूँ कि कृष्णदेव राय खुद एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे। संस्कृत साहित्य की वर्णनातीत वृद्धि जो थी इनके काल में हुई। विद्यारण्य जो थे सबसे बड़े पंडित थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय माधवारण्य ने मीमांसा और धर्मशास्त्र संबंधी ज्ञान जो था उसके ऊपर ग्रंथ लिखे और पाराशर माधव और जैमिनी न्याय माला पर नाम के ग्रंथ लिखे। सायण जो थे उन्होंने वैदिक मार्ग पर चलकर हिंदू संस्कृति के ग्रंथ वेदों पर भाष्य लिखे और सायण ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनके लिखे हुए प्रामाणिक वेद जो हैं, वेदों की टीकाएँ हमको प्राप्त होती हैं। अन्यथा इससे पहले हमें वेदों की कोई प्रामाणिक टीका प्राप्त नहीं होती। सिर्फ़ अनुश्रुत यानी शिष्य परंपरा से ही हमें वेद मिल रहे थे। विजयनगर राज्य के मंत्री माधव और इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे संस्कृत साहित्य की अमूल्य पुस्तकें इस समय लिखी गईं। स्थापत्य कला में भी विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण थोड़ी जटिलता आ गई थी। मंदिर जो थे अपने विशाल गोपुरम, अपनी नक्काशी, स्तंभ और मंडपों के कारण प्रसिद्ध थे। विजयनगर शैली की वास्तुकला के नमूने में उनके मंदिरों को आज भी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इतिहास का अंग माना जाता है। इस साम्राज्य में हमें संपूर्ण दक्षिण भारत में स्मारक मिलते हैं, जिसमें हम्पी जो नगर था, उसके स्मारक सबसे प्रसिद्ध हैं और विजयनगर कालीन स्थापत्य कला ने बहुत तरह-तरह की शैलियों को अपने अंदर मिश्रित करके समन्वय किया और एक नई प्रकार की मंदिर निर्माण शैली इस समय प्रचलित हुई। इसमें स्थानीय पत्थर का प्रयोग करके द्रविड़ स्थापत्य शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। ये जो आप नगर देख रहे हैं, ये हम्पी इस तरह की बड़ी-बड़ी चट्टानों से निर्मित ये बड़े मंडप, गोपुरम और बड़े-बड़े नगरों की स्थापना हुई जिनका वर्णन विदेशी यात्रियों ने भी बहुत अच्छे से किया है। विजयनगर काल का जो समाज था, वो भी एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील समाज था जिसके बारे में बहुत सारे यात्रियों ने लिखा है और इसमें धर्मनिरपेक्ष भूमिका रही ब्राह्मणों की और ये मंत्री, सेनानायक और दुर्ग रक्षक पदों पर नियुक्त होते थे। निचले समूहों में
कई तरह के विभाजन थे, शक्ति के आधार पर 2 भागों में वो विभाजित थे और स्त्रियों का जो स्थान था वो समाज में ऊँचा था और देश के राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक जीवन में स्त्रियाँ जो थीं वो भाग लेती थीं, ऐसे उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। अब बात होती है कि इतना अच्छा साम्राज्य, इसका पतन कैसे हुआ? विजयनगर साम्राज्य के पतन का के बीज जो थे वो कृष्णदेव राय की मृत्यु के साथ ही शुरू हो गए थे। 1565 में ये पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाही और बरीद, ये जो सारे शासक थे, उनके संयुक्त प्रयासों में तालीकोटा युद्ध में राम राय को पराजित कर दिया गया था। इसके बाद ये साम्राज्य सिर्फ नाम मात्र को जीवित रहा और अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य के लिए कहते हैं कि वो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद ऑलमोस्ट नष्ट हो गया था, उसके बाद के जो 100 डेढ़ 100 साल तक वो सिर्फ नाम मात्र के शासकों के साथ ही चलता रहा। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो आज के इस व्याख्यान में, इस वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? प्रमुख वंश कौन से थे? प्रमुख शासक कौन से थे? कौन-कौन से यात्री इनके काल में भारत में आए? किन-किन नगरों और स्थापत्य कला के किन नमूनों की यहाँ स्थापना हुई? और किस तरह से यहाँ का समाज था, आर्थिक जीवन था और साहित्यिक जीवन था और किस तरह से इसका पतन हुआ। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर और लाइक करें इसको और इससे अधिक संख्या में जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।